माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। जैसा कि गाइज हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है और अब हम लोग टेंसेस को समझ रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा। तो आज की वीडियो में आप सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो टेंसेस की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें या रिटन इंग्लिश की, दोनों ही जगहों पर टेंसेस की जरूरत होती है। तो गाइज प्लीज टेंसेस की एक भी वीडियो को देखना ना भूले। तो अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कहां पर करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज गाइज हम लोग उन कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में सामान्य रूप से हो, यानी कि जिस काम को हम लोग आने वाले समय में करेंगे यह बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को गाइज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। और यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो अभी होना या किया जाना हो, जो काम अभी हुआ नहीं है, जो काम अभी हुआ नहीं है, ना ही हो रहा है, बल्कि फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और मोस्टली इसका यूज गाइज हम तब करते हैं जब किसी सिचुएशन को देखकर तुरंत किसी काम को करने का डिसाइड करते हैं, यानी कि जो चीजें पहले से प्लान्ड नहीं होती हैं, जो काम पहले से प्लान्ड नहीं होते हैं, अचानक से हम बोलते हैं कि मैं इस काम को करूंगा। और इसका स्ट्रक्चर होगा गाइज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, देन विल या शैल को लगाएंगे। ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं गाइज, इनका यूज मॉडल के रूप में बहुत होता है। एंड इसके बाद में वर्ब के बेस फॉर्म को लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। विल कहां पर लगाएंगे, शैल कहां पर लगाएंगे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन इसके बाद में विल या शैल को लिखेंगे। विल शैल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स है। एंड इसके बाद में आप मुख्य क्रिया मेन वर्ब को लिखेंगे। खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने कूदने के ये जो एक्शन वर्ड्स है गाइज, इनका यहाँ पर आप यूज करेंगे और यहाँ पर ये बेस फॉर्म में आएंगे, यानी कि गो, इट, प्ले, जंप, विप, इस तरह से वर्ब के बेस फॉर्म का यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर यह चक्कर नहीं है किसके साथ एस लगाए या यस लगाए या कहां पर बेस फॉर्म का यूज करें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। और यहाँ पर यह भी चक्कर नहीं है गाइस कि कहां पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था। यहाँ पर आपको सभी के साथ आपको बेस फॉर्म का यूज करना है, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। आई विल हेल्प हिम, मैं उसका मदद करूंगा या करूंगी। इस तरह से यहाँ पर आप शैल का भी यूज कर सकते हैं। तो एक बात बता दूं गाइस कि आई और बी के साथ आप शैल का यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन आई और बी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलते समय आई और बी के साथ आप विल का यूज करेंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन रिटन टेस्ट में आप कोशिश करिएगा कि आई और बी के साथ शैल का ही यूज करें। लेकिन गाइज अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को व्यक्त करना चाहते हैं, अगर सेंटेंसेज ऑर्डर, कमांड, डिटर्मिनेशन का हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि आई और बी के साथ विल का यूज करेंगे। यानी जब बात को अधिक जोर देकर कहना हो कि मैं इस काम को निश्चय ही करूंगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आई और बी के साथ विल का यूज करेंगे और यहां पर शैल का यूज होगा। यानी कि आपको सिर्फ इतना ही पता था कि आई और बी के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन गाइज अगर सेंटेंस ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, कमांड का हो तो इन सब्जेक्ट के साथ आप शैल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ये जो जगह है आई और बी विल के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये शैल के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जैसे मैंने कल न खेलने का निश्चय किया है, मैं कल नहीं खेलूंगा, बोलने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आई के साथ विल का ही यूज करेंगे। आई विल नॉट प्ले टुमारो। इस तरह से यहाँ पर आई और वी के साथ आप विल का यूज करेंगे जब बात पर अधिक जोर दिया जाएगा। एंड तुम कतई नहीं लौटोगे, यू शैल, यहाँ पर शैल का यूज करेंगे।
यू शैल नॉट रिटर्न। इस तरह से यानी कि जब अधिक बात पर जब अधिक जोर देंगे हम लोग, बोलने में अधिक जोर देंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे एंड इन जितने भी ये बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आप शैल का ही यूज करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन में गाइज आई और वी के साथ शैल का ही यूज किया जाता है, वहां पर विल का यूज नहीं होगा। जैसे आपको किसी से सुझाव मांगनी हो या किसी से सलाह मांगनी हो तो वहां पर आप आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे, विल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे क्या मैं इस बोर्ड को रब कर दूं, शैल आई रब दिस बोर्ड, शैल वी गो नाउ, क्या अब हम लोग चले। इस तरह से गाइज यहाँ पर शैल का ही यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। वैसे गाइज इनको मैं एक वीडियो में समझाई हूं, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। इन दोनों को कंपेयर करके मैं बताई हूं किस तरह से किन जगहों पर आप विल का यूज करेंगे और कहां पर आप शैल का यूज करेंगे, कैसे ये जगह अपना चेंज करती हैं विल और शैल, यानी कि कभी ये विल के ग्रुप में आई और वी आ जाते हैं और कभी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं शैल के ग्रुप में चले जाते हैं। किन सिचुएशन में ये शैल के ग्रुप में जाते हैं और किन किन सिचुएशन में ये आई और वी विल के ग्रुप में आते हैं, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब हम लोग गाइज कुछ कॉन्ट्रैक्शंस को समझ लेते हैं। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल होता है, आई को लिखेंगे, देन दो लेटर्स को यहां से हटाएंगे हम लोग और यहीं पर एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे एंड देन डबल एल को लिखेंगे, आयल, इस तरह से बोलेंगे। यानी कि स्पेलिंग वही होगा गाइज, बस आपको डब्ल्यू आई को हटाना है बस। जैसे यू विल, यू को आप वैसे ही लिखेंगे, देन दो लेटर को आप हटा देंगे यहां से एंड यहां पे एपोस्ट्रोफी का यूज एंड डबल एल को लिखेंगे, यूल। वी विल, विल इस तरह से, दे विल, देल इस तरह से, ही विल, हिल इस तरह से, शी विल, शील इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो अब हम लोग गाइज कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं। सम वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, कुछ वर्ड्स गाइज फ्यूचर टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे टुमारो, सुन, नेक्स्ट मंथ, द कमिंग वीक, दिस वीकेंड एक्सेट्रा। इस तरह से इन टाइम एक्सप्रेशन को देते हुए हम लोग यह बताते हैं कि कोई काम फ्यूचर में कब करेंगे। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, इस तरह से यहाँ पर आप विल भी लिख सकते हैं, आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि शैल या विल आप दोनों का ही यूज कर सकते हैं, दोनों में किसी एक का यूज करेंगे, आई विल गो या आई शैल गो। तो विल और शैल के बाद में आप वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, आई विल गो या आई शैल गो, मैं जाऊंगा, हम लोग काम करेंगे, वी शैल वर्क, वी वर्क का यहाँ पर यूज होगा, वी विल वर्क, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। राम मेरी मदद करेगा, राम विल हेल्प मी, इस तरह से यहाँ पर राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, देन विल का यहाँ पर यूज हुआ है, देन हेल्प है वी वन एंड देन मी ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से गाइज यहाँ पर विल और शैल का यूज हो रहा है एंड इसके बाद में आप वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। वह तुमसे कल मिलेगा, ही विल मीट यू टुमारो, वह तुमसे कल मिलेगा, ही विल मीट टुमारो। इस तरह से इन टाइम एक्सप्रेशन को देते हुए गाइस हम लोग बताते हैं कि कोई भी काम फ्यूचर में कब करेंगे, टुमारो, इस तरह से कल मिलेगा। मैं यह काम अवश्य करूंगा, यहाँ पर अवश्य आ रहा है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा कि जब अवश्य आए, निश्चित आए, बात पर अधिक जोर दिया जाए, जोर देकर बोलना है, तो आप क्या करेंगे कि आई के साथ ऑलवेज विल का ही यूज करेंगे, आई और वी के साथ ऑलवेज विल का ही यूज होगा, आई विल डू दिस वर्क, इस तरह से आप बोलेंगे। तो गाइज मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आई और वी के साथ विल का यूज करके शैल का यूज करें, तो कोशिश करिए कि आप बोलने में आई और वी के साथ विल का ही यूज करें, यानी कि किन जगहों पर आई और वी के साथ विल का यूज करें, कहां पर शैल का यूज करें, है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो कोशिश करिए आपके आई और वी के साथ विल का ही यूज करें। एंड लेकिन अगर आपको किसी सुझाव मांगनी है तो वहां पर आप आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे। वैसे गाइस फ्यूचर के लिए बी गोइंग टू का भी यूज किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। बी गोइंग टू, नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य के लिए बी गोइंग टू का हम लोग यूज करते हैं, और विल का जो यूज है निकट और दूर भविष्य के लिए किया जाता है। वी यूज गोइंग टू फॉर एक्शंस वी हैव डिसाइडेड टू डू इन फ्यूचर। बी गोइंग टू का गाइज हम लोग यूज तब करते हैं जब कोई काम फ्यूचर में करने के लिए पहले से ही डिसाइड किए होते हैं, यानी कि जो चीजें पहले से ही प्लान्ड होती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो चीजें प्लान्ड नहीं होती हैं
जो चीजें सडन हम लोग बोलते हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो चीजें प्लान्ड होती हैं, पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, बी गोइंग टू का यूज करेंगे। और बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है। जैसे आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्जा फॉर डिनर, मैं डिनर में पिज्जा खाने वाली हूँ, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं डिनर में पिज्जा खाऊंगी। इस तरह से आप कह सकते हैं खाने वाली हूँ, यानी कि यह जो काम है होने के कगार पर है, होने के मार्ग पर है। इस तरह से जो काम होने के मार्ग पर है, होने वाला है, ऐसे कंडीशन में हम लोग इज गोइंग टू का यूज करते हैं, सॉरी बी गोइंग टू का यूज करते हैं। और सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज एम आर का यूज करेंगे। सेंटेंस को देखकर गाइज आपको यह समझ में आएगा कि यह प्रेजेंट का है, लेकिन नहीं, ये फ्यूचर का है। फ्यूचर की बात हो रही है, यानी अभी यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू होने वाला है। मैं पिज्जा खाने वाली हूँ, अभी खाई नहीं हूँ न खा रही हूँ, यानी काम होने के मार्ग पर है। वैसे गाइज बी गोइंग टू के ऊपर मैं एक वीडियो बनाई हूँ, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में समझते हैं। तो गाइज पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइज कि पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, चीजें वही होंगी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा था कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल और शैल का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर विल का यूज करेंगे या शैल का यूज करेंगे। इसके बाद में आप नॉट का यूज करेंगे, जैसे बाकी जगहों पर आप कर रहे हैं, बाकी टेंसेस में आप कर रहे हैं। यानी कि डू डज के बाद में आप नॉट का यूज किए, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में आप डिड के बाद आप नॉट का यूज किए। वैसे ही यहाँ पर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके बाद में आप नॉट को यूज करेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट को लगाएंगे, देन मेन वर्ब को लिखेंगे, यानी V1 का यूज होगा। वर्ब के बेस फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो, सभी के साथ आप वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है। एंड विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन गाइज वोंट होता है, इस तरह से आप लिखेंगे। स्पेलिंग बिल्कुल ही चेंज होंगे, जैसे कि WON और O को हटा के आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, देन T को लिखेंगे, वोंट को बोलेंगे आप। इस तरह से गाइज आप देख सकते हैं कि इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, स्पेलिंग चेंज होगा, इसको आपको याद करना होगा, वोंट। और गाइज यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करते हैं, यानी विल के बाद आप नॉट का यूज करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट या विल नॉट का यूज करेंगे, यहीं पर आप नॉट का यूज करेंगे। आई विल नॉट या आई शैल नॉट, नॉट यहाँ पर लगाएंगे, देन वर्ब को यूज करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा। आई शैल नॉट गो, आई विल नॉट गो। इस तरह से हम लोग काम नहीं करेंगे, वी शैल नॉट वर्क। इस तरह से यहाँ पर आप नॉट का यूज कर देंगे। राम मेरी मदद नहीं करेगा, राम विल नॉट हेल्प मी। वह तुमसे कल नहीं मिलेगा, ही विल नॉट मीट यू टुमारो। इस तरह से यहाँ पर नॉट का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज होगा, देन मेन वर्ब का यूज होगा, और मेन वर्ब का बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे। मैं यह काम अवश्य करूंगा, मैं यह काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क। इस तरह से यहाँ पर इस तरह सेंटेंसेस बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइस कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब्स को लिखेंगे, यानी कि विल या शैल का आप यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन वर्ब के बेस फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। विल राम हेल्प मी, क्या राम मेरी मदद करेगा, इस तरह से। और यहाँ पर जवाब हाँ या ना में मिलेगा, तो हाँ या ना में जवाब जो मिलता है। वैसे प्रश्नों का शुरुआत हम लोग ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल है। तो चूंकि राम है, दैट्स वाई हम लोग विल का यूज किए हैं। विल राम हेल्प मी, क्या राम मेरी मदद करेगा, हाँ राम मेरी मदद करेगा, नहीं राम मेरी मदद नहीं करेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या मैं जाऊंगा, अब मैं है तो भाई मैं तो जानता हूँ, सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। क्या वह जाएगा, विल ही गो। इस तरह से क्या राम मेरी मदद क्या राम उसकी मदद करेगा, विल राम हेल्प हिम। इस तरह सेंटेंस बनेगा। क्या वह तुमसे मिलेगा, विल ही मीट यू टुमारो।
इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को आप शुरुआत में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन वर्ब के बेस फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में गाइज आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करना है। इसके बारे में आपको पता चल ही चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ चुके हैं। तो विल और शैल का आप यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स पहले आएंगी, देन आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे, देन नॉट, एंड देन वर्ब के बेस फॉर्म में यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। विल राम नॉट हेल्प मी, क्या राम मेरी मदद नहीं करेगा? इस तरह से विल ही नॉट मीट यू टुमारो, क्या राम उसकी मदद नहीं करेगा? क्या विल राम नॉट हेल्प हिम? इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। विल शैल को आप हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे और वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। एंड क्वेश्चन वर्ड के साथ आप इस तरह से बनाएंगे गाइस कि वही है बात, यानी कि राम मेरी मदद क्यों करेगा। यहाँ पर क्यों आएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जवाब हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का शुरुआत जो है WH से होता है, क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो क्यों के लिए क्या होता है? वाई, पहले हम लोग वाई का यूज करेंगे, वाई, एंड देन आपको पता ही होगा कि वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो वाई और विल एक साथ आएगा, यानी कि चीजें वही होंगी। इसके शुरुआत में आप वाई, वेन, हाउ, व्हाट, इस तरह से WH फैमिली का यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, एंड देन सब्जेक्ट का यूज होगा, नॉट का यूज होगा, हेल्प और मी, इस तरह से वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो गाइज अगर आप इस तरह से नहीं में है तो वाई के बाद विल और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इस तरह से पूछेंगे कि वाई विल राम हेल्प मी, राम मेरी मदद क्यों करेगा। यहाँ पर बात हो रही है राम मेरी मदद क्यों नहीं करेगा, और वैसे में क्या होगा कि राम मेरी मदद क्यों करेगा। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। वह तुमसे कल कब मिलेगा, कब का क्या होता है? वेन विल ही मीट यू टुमारो। इस तरह से विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन गाइज वोंट होता है, एंड शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शैंट होता है। इस तरह से गाइज आई होप कि आप इतना समझ चुके हैं। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब हम लोग गाइज कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। वी रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल, यहां पर आप क्या लिखेंगे? वी विल रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग आएंगे। तो इस तरह से यहां पर गाइज आप विल का यूज करेंगे। चूंकि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में आ रही हैं। तो वी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं और शैल का भी यूज कर सकते हैं। वैसे हम लोग विल का ही यूज करें क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कहां पर विल का यूज करें, कहां पर शैल का यूज करें। वी विल रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। द नेक्स्ट वन इज आई डोंट लाइक कैप्सिकम, मैं कैप्सिकम पसंद नहीं करती हूं। आई विल नॉट इट इट, मैं इसे नहीं खाऊंगी। यहां पर आप वोंट भी लिख सकते हैं, आई वोंट इट इट। इस तरह से आई गिफ्ट यू अ बुक इफ यू डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस, मैं तुम्हें एक किताब दूंगी। गी आ रहा है गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो आई विल गिफ्ट यू अ बुक इफ यू डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस, अगर तुम अपने एग्जाम में अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें एक किताब दूंगी। तो इस तरह से यहां पर आप विल का यूज करेंगे। माई पेरेंट्स एग्री टू लेट मी टू स्टे एट योर हाउस, मेरे पेरेंट्स मुझे तुम्हारे घर रुकने नहीं देंगे या मुझे तुम्हारे घर रुकने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस तरह से गाइज यहां पर नहीं देंगे, तो यहां पर हम लोग विल नॉट का यूज करेंगे। विल नॉट, माई पेरेंट्स विल नॉट एग्री टू लेट मी टू स्टे एट योर हाउस। अमृता इज गोइंग ऑन अ वेकेशन, शी हैव अ लॉट ऑफ फन। इस तरह से गाइज अमृता जो है वेकेशन पर जा रही है, तो शी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, वह मजे करेगी। इस तरह से यहां पर विल का यूज होगा। नो आई टेल अ लाई, नो आई विल नॉट टेल अ लाई, या आई
und टेलरलाई, इस तरह से आप बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके चीजों को आप छोटे में बोल सकते हैं। इस तरह से गाइस जो भी चीजें आप सीखते हैं, जो कॉन्सेप्ट को आप सीखते हैं, तो उसके साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अंग्रेजी बोलेंगे तभी आएगी, अंग्रेजी बोलने से ही आएगी। अगर आप किसी से अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूं कि मैं कल मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में भी करके बोल सकते हैं, जैसे आई विल गो टू मार्केट टुमारो। आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या तुम मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट टुमारो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नो, आई वोंट भी बोल सकते हैं, आई वोंट गो टू मार्केट टुमारो। क्यों? वाई? बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आप क्यों नहीं जाएंगे? तो यहां पर आप क्यों पूछ रहे हैं, यानी कि जवाब विस्तार से आप सुनना चाहते हैं। तो वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट टुमारो, है ना? इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं गाइज। आप कल मार्केट जाएंगे? वेन विल यू गो टू मार्केट टुमारो? आई विल गो टू मार्केट टुमारो इन आफ्टरनून। इस तरह से आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी से अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप बोलेंगे उतना ही आप जल्दी से अंग्रेजी को बोलना सीख लेंगे। इस तरह से गाइस प्रेजेंट टाइम में जो आप सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, कब? फ्यूचर टाइम के लिए, यानी आने वाले समय के लिए, जो अभी तक आया नहीं है, अभी आएगा, चाहे वो 4 साल बाद आए या 4 महीने या 4 मिनट बाद की बात हो। तो इसको बताने के लिए गाइस आपको जो टूल मिला है, यानी जो हथियार मिला है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको यूज करके आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में किसी से भी आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पर कुछ झंझट नहीं है गाइस, सब्जेक्ट है और विल और शैल का यूज होगा और वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और आने वाले बेल के निशान को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय श्री राम।